हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे, कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट्स की, कार्मिक विभाग के ऑर्डर की, इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए वीसी में निर्देशों की और वित्त विभाग के दिए गए नवीन दिशा निर्देशों की, आरजीएस को लेकर अपडेट्स की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक विभाग के एक महत्वपूर्ण ऑर्डर की, जो कर्मचारियों से रिलेटेड है। वो है राज्य कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश तय किए गए हैं और गाइडलाइन दी गई है कर्मचारियों को। तो सोशल मीडिया का ध्यानपूर्वक उपयोग करें एज ए कर्मचारी के रूप में। इसी को लेकर अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियम के तहत राजस्थान सिविल सेवा नियम आचरण के तहत प्रावधान किए गए हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से मनगढ़ंत अनगल आरोप करना, टिप्पणी करना, प्रसारित करना, नियंत्रित करना, विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश किए गए हैं। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। ऐसे में विभाग के परिपत्र के दिनांक 12/10/2017 की प्रति सुलभ संदर्भ के लिए है और पुनः लेख है कि उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशों की पालना कठोरता के साथ जो है सुनिश्चित किए जाए। यानी कि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी जो है चर्चा में है, क्योंकि हर कोई यूज़ करता है, कोई भी हो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अन्य सोशल प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में जहाँ पर भी आप एज ए कर्मचारी के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की जो भी है मनगढ़ंत या अनगढ़ टिप्पणी, आरोप प्रचारित या प्रसारित करने से बचें। और सरकारी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर जो है सिविल सेवा नियम के तहत जो भी नियम प्रावधान सरकार द्वारा रखे गए हैं तो संयमित उपयोग करें और समझदारी के साथ इसका उपयोग करें। राज्य कर्मचारियों द्वारा इसके उपयोग को लेकर सरकार ने फिर से सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रकार से कठोरता से पालना करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं समस्त विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए। और मुख्य रूप से ये बात करें तो निदेशक महोदय की अध्यक्षता में एक वीसी हुई थी 20/9/2024 को ही वीडियो कॉन्फ्रेंस। उसमें विभाग के यानी शिक्षा विभाग में करने योग्य कार्यों की चर्चा की गई है और इसमें जो भी है गंभीरता से लिया गया है और इसे महत्वपूर्ण कार्य समझते हुए जल्द से जल्द आप निपटाएँ। तो समस्त विद्यालयों के लिए भी है। वैसे तो ये वीसी में दिए गए निर्देश मुख्य रूप से जोधपुर ज़िले के लिए है। तो समस्त जो ज़िले हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो निदेशक महोदय ने 20/9 को आयोजित वीसी में दिशा निर्देश दिए हैं। एक तो आपके विद्यालय में जो भी प्रवेशोत्सव में नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं 2023-24 के नामांकन का जो अंतर है, इसके चलते जोधपुर की प्रगति जो बताई गई यहाँ पर संतोषजनक है। ऐसे में नव प्रवेशित ड्रॉप आउट छात्र उनको मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य शाला अविलंब 100% पूर्ण करें। शाला स्वास्थ्य ऐप में जोधपुर जिला न्यूनतम स्तर पर चल रहा है, ऐसे मुक्त कार्य भी 23/9 तक पूर्ण करें। और जो भी विद्यालय हैं, चाहे वो संस्कृत विद्यालय, मदरसे विद्यालय हैं या अन्य जो भी विद्यालय हैं, मुक्त बधिर अंध विद्यालय, उनमें भी ऐप की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंदर लक्ष्य 42% अभी तक हासिल हुआ है, जो भी कम है ऐसे में उसको भी अपडेट करें। शाला अविलंब सुनिश्चित करें। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है विद्यालय तक पहुंच चुकी है। विद्यालय के संबंधित नोडल विद्यालय से ऑनलाइन प्रविष्टि करवा उक्त कहानी को भी पूर्ण करें। मिशन स्टार उक्त कार्यक्रम संबंधित विद्यालय तक प्रत्येक शुक्रवार को टाइम टेबल अपलोड किया जाना होता है। इस कार्यक्रम में जिले के विद्यालयों में से केवल 438 विद्यालय टाइम टेबल शाला पर अपडेट किया गया है, जो भी काफ़ी चिंताजनक है, इसलिए ये काम पूर्ण करें। शाला सम्मेलन, शाला जो भी टिकट्स हैं समस्त जिला ब्लॉक स्तरीय पंचायत एवं शिक्षा अधिकारी के लिए निर्धारित विद्यालयों का आवश्यक रूप से अवलोकन करें। अवलोकन के दौरान टिकट्स उनका समाधान करें, संस्था प्रदान पीओ द्वारा किया जाना है, ये सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वर्कबुक जो दी गई है, वर्कबुक जिन कक्षाएं विद्यालय को प्राप्त हो चुकी है उनकी प्रयोगशाला प्रमुख करें। कक्षा 8 की समस्त व कक्षा 6-7 की हिंदी अंग्रेजी वर्कबुक जो भी अभी तक प्राप्त होने की प्रक्रिया में विद्यालय स्तर पर डाउनलोड करा उपयोग में लाना सुनिश्चित करें। आगामी नवंबर 2024 में NAS सर्वे में वर्कबुकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का कार्य जो है जिले में मात्र 66% ही लक्ष्य प्राप्त हो रखा है, तो 1 अक्टूबर तक समस्त विद्यालयों में 100% मैपिंग करना सुनिश्चित करें। प्रखर राजस्थान के अंतर्गत जो भी विद्यालय है उन्होंने प्रविष्टि की है, शेष रहे विद्यालय जल्द से जल्द विद्यालय में प्रविष्टि एंट्री करना सुनिश्चित करें। वन टाइम एक्टिविटी में 31% लाइब्रेरी एंड 20% है जो अति कम है। निपुण मेला कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर को आयोजित किया जाना है। इसकी गाइडलाइन प्रखर राजस्थान की गाइडलाइन के साथ जारी की गई, उक्त अनुसार कार्रवाई संपादित करें। ABL किट जिन विद्यालय को उक्त किट प्राप्त हो गए हैं उनकी शाला पर एंट्री करें। स्मार्ट क्लास है अगर विद्यालय में तो स्मार्ट क्लास कक्ष कार्यरत है या तैयार हो चुके, इसकी भी सूचना जो है प्रेषित करें। रीडिंग पीरियड विभाग द्वारा जारी अनुपालन सभी विद्यालयों टाइम टेबल रीडिंग पीरियड सम्मिलित करें। NPCI सीडिंग रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा जारी होने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में जिले के विद्यार्थियों का आधार का अपडेशन जो शेष है पूर्ण करें। विद्यार्थियों का आधार का अपडेशन करें, समयबद्ध करें। इसके साथ ही माह सितंबर की रैंक में जोधपुर जिला अंतिम पायदान पर है, जो शर्मनाक स्थिति है। ऐसे में ब्लॉक की स्थिति को सुधारें। तो ये जो पॉइंट है समस्त जिलों के लिए भी हो सकते हैं, किसी भी जिले के हो सकते हैं। जो कार्य अपूर्ण है आप
एज ए टीचर के रूप में जहाँ भी कार्यरत हैं, तो इन चीज़ों में से जो भी कमी है जल्दी रहते हुए समय पर इन कार्यों को पूर्ण करें। मुख्यतः ये जोधपुर जिले से रिलेटेड है। आगे बात करेंगे वित्त विभाग के ऑर्डर की, आरजीएसएस को लेकर और कर्मचारियों पेंशनरों को लेकर जो दी गई अपडेट्स को लेकर। इसके साथ ही बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का 20 सितंबर का ये ऑर्डर किया गया है, जिसमें जो है रूल बताया गया है 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया। दिस रूल में भी कॉल्ड द राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन अमेंडमेंट रूल 2024 लिखा गया है, जिसमें जो है पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उनके अलाउंस में 5% ऑफ बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन और on the attaining the age of 70 years and 10% of the basic pension family pension on attaining the age of 75 years to the pensioner family pension, यानी उनको अतिरिक्त बता दिया होगा 5%, 70% साल की एज होने पर, 75 साल की एज होने पर उनको 10% अतिरिक्त जो भी बता है दे होगा। इस प्रकार का रूल एक जारी किया गया है। इस रूल को आपको हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखाएंगे और इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही ये एक ऑर्डर है। और इसके साथ ही एक और गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही ऑर्डर 20 सितंबर को जारी किया गया है, जिस अमेंडमेंट का नाम दिया गया राजस्थान सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस अमेंडमेंट रूल, यानी आरजीएसएस से रिलेटेड ये ऑर्डर है, जिसमें भी कुछ फैमिली पेंशन या फैमिली जो भी है डिटेल को लेकर अपडेट दी गई है। यहाँ जो भी महिला कार्मिक या सास ससुर को अपने ऐड कर सकती है उसको लेकर फैमिली की परिभाषा दी गई है कि फैमिली मीन्स क्या है। एक तो स्पाउस पति पत्नी है, वो डिपेंडेंट सन है, कोई लीगली अडॉप्टेड सन है, सन टिल ही गेट्स मैरिड, जब तक शादी हो जाए तब तक जो भी है उस पर आधारित फैमिली में माना जाएगा। यहाँ वो 25 साल की उम्र जो भी पहले प्राप्त कर लेगा तब तक वो जो है अपने कर्मचारी के साथ रह सकता है, उसको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा डॉटर भी है जो लीगली अडॉप्ट है, डॉटर है, लीगली डिवोर्स है, विडो है, डॉटर है, यहाँ तब तक जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक यहाँ वो अर्निंग स्टार्ट नहीं कर देती तब तक। तो ये सब लिखे गए हैं। और इसके साथ ही पेरेंट है, स्टेप पेरेंट है, लीगली अडॉप्टेड पेरेंट्स है, वो उनको लेकर भी रूल रेगुलेशन तय किए गए हैं। तो ये भी आपको हम हिंदी में वापस दिखा देते हैं जो भी ये अमेंडमेंट लागू किए गए हैं 20 सितंबर का ही आरजीएसएस वगैरह को लेकर भी अपडेट्स। चलिए पहले देख लेते हैं पेंशनर को लेकर अपडेट्स की। तो पेंशन कर्मचारियों के लिए जो अपडेट्स रखे गए हैं 20 सितंबर वाले ऑर्डर में वो है कि भारत सरकार के अनुच्छेद के अनुसार इसमें जो चेंजेस किए गए हैं 1 अप्रैल 2024 से ये लागू माने जाएंगे। 54B का प्रतिस्थापन नियम रखा गया सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में, जिससे 54B जिसे आगे नियम कहा जाएगा। इसमें क्या है कि पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी को अतिरिक्त बता दिया जाएगा। इसमें पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन का 5% और 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्राप्त होने पर मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन का 10% जैसा भी मामला हो बता दिया जाएगा। और यह बता पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी को 80 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा और ऐसे बता में कोई महंगाई राहत दे नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर जो 70 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे पेंशनर या 75 की आयु प्राप्त करेंगे तो उनको 5% 10% अतिरिक्त जो भी है पेंशन को बता दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जो संशोधन रखा गया नियम 67 का संशोधन रखा गया कि विद्यमान अभिव्यक्ति में दिव्यांग के स्थान पर जहां कहीं भी वो आती अभिव्यक्ति विशेष रूप से सक्षम प्रतिस्थापित की जाएगी। यानी दिव्यांग के स्थान पर जो शब्द जो दिव्यांग डिसेबल होता है उसकी जगह विशेष रूप से सक्षम यानी स्पेशली कह सकते हैं जो सक्षम टीचर हैं उसका नाम बदला गया है। दिव्यांग के स्थान पर कहीं भी वादा अभिव्यक्ति के रूप में उनको विशेष रूप से सक्षम पर्सन विद विशेष कह सकते हैं स्पेशल एबिलिटी के रूप में माना जाएगा। इसके साथ ही कुछ और नियम रखे गए। विशेष रूप से सक्षम भाई बहन केवल उसी स्थिति में होंगे जहाँ मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित रहने पर कोई विधवा या विधुर या कोई बच्चा या माता पिता नहीं है जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो। यानी पारिवारिक पेंशन के लिए जो पात्रता के रूप में बात कही गई है कि विशेष रूप से सक्षम भाई बहन उसी स्थिति में जहाँ कोई मृतक कर्मचारी के पेंशनभोगी के जीवित रहने पर कोई विधवा या विधुर या कोई बच्चा या माता पिता नहीं है तो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो। इसके साथ ही विद्यमान परंतु के स्थान पर स्पष्टीकरण के पूर्व में लिखित प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त यह भी है प्रावधान रखा गया है कि विशेष रूप से सक्षम भाई बहन को पारिवारिक पेंशन तभी दे होगी जब विकलांगता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से पहले से मौजूद थी। यानी भाई बहन को कोई भी जो पीछे उत्तराधिकारी होते हैं उसके संबंध में है कि सक्षम भाई बहन को पारिवारिक पेंशन तभी दे होगी जब विकलांगता या सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से पहले से मौजूद थी, उसके मौजूद पहले से ही विकलांगता है। इसके साथ सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पुत्र या पुत्री के लिए लागू अन्य शर्तें वही होगी जो अन्य नियमों में दी गई है, पहले जो दी गई वही रहेगी। इसके साथ ही पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी पेंशन भुगतान प्रपत्र में दर्शाया जाएगा कि सरकारी कर्मचारी के पति पत्नी यदि जीवित हो का नाम परिवार के सदस्य के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
साथ ही पेंशनभोगी का नाम और पेंशन भुगतान आदेश में उसका नाम भी दर्शाया जाए। यानी एक और भी है, पेंशन स्वीकृत करने वाला अधिकारी किसी भी सदस्य को जो भी एबल है उसके जो भी है उत्तराधिकारी के रूप में है या जो भी है सरकार के पति पत्नी है या जो भी जीवित है उसका नाम सदस्य ऐड किया जा सकता है पीपीओ में, जैसा कि ऑर्डर है। तो पेंशन जारी करने वाला स्वीकृत करने वाला अधिकारी भुगतान प्रपत्र में दर्शाएगा कि सरकारी कर्मचारी के पति पत्नी या जो यदि कोई जीवित हो तो नाम परिवार के सदस्य के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाएगा। पेंशन भोगी का नाम और पेंशन भुगतान आदेश में उसका नाम भी दर्शाया जाएगा। स्थायी रूप से विशेष रूप से सक्षम बच्चा है या जो बच्चे हैं आश्रित माता पिता और परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं है तो विशेष रूप से सक्षम भाई बहनों को भी पारिवारिक पेंशन भोगी में शामिल किया जा सकता है। यानी विशेष रूप से वही बात हो गई अभी जो मैंने बताया, डिसेबल का नया नाम जो है विशेष रूप से स्पेशली एबल जो नाम दिया विशेष रूप से सक्षम उस बच्चे की बात हो रही है। यदि परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं है तो विशेष रूप से सक्षम भाई बहन को भी पारिवारिक पेंशन भोगी में शामिल किया जा सकता है। यह परिवार जैसे पारिवारिक पेंशन दिए हो सकती है, इसी को लेकर ये ऑर्डर है। और आगे बात करेंगे एक और जो ऑर्डर इसमें ये पेंशन को लेकर था और ये आरजीएसएस को लेकर जो था जिसमें सिविल सेवा चिकित्सा परीक्षा नियम में चेंजेस किए गए 20 सितंबर का ये ऑर्डर। इसमें परिवार से तात्पर्य बताया गया है वही कि आश्रित पुत्र जिसकी विधिक रूप से दत्तक पुत्र शामिल है जब तक कि विवाह न कर ले या जब तक वह आय अर्जित न करने लगे या 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले वो माना जाएगा। इसके साथ ऊपर एक पॉइंट जीवन साथी भी है, पति पत्नी पूर्णतः आश्रित पुत्री भी है, दत्तक पुत्री भी है, तलाकशुदा है, विधवा पुत्री भी शामिल है जब तक कि उसकी शादी न हो जाए या कोई आय अर्जित न करना शुरू कर दे। इसके साथ ही और उपखंड जो जोड़े गए हैं कि किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता शारीरिक मानसिक से पीड़ित कानूनी रूप से दत्तक पुत्र पुत्री सहित पुत्र पुत्री को उसकी आयु और वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना अधिक आश्रित माना जाएगा। और माता पिता की बात करें तो माता पिता जो सौतेले माता पिता हैं या कानूनी रूप से दत्तक माता पिता या सास ससुर को छोड़कर, इसमें सौतेले माता पिता कानूनी रूप से दत्तक माता पिता या सास ससुर को छोड़कर माता पिता को पूर्णतः आश्रित माना जाएगा यदि सभी स्रोतों से उसकी आय जो है निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। तो माता पिता या कानूनी रूप से दत्तक माता पिता जो सरकारी कर्मचारी पर आश्रित है उसको सरकारी कर्मचारी के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ दत्तक माता पिता को इन नियमों के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में तभी शामिल किया जा सकेगा जब उसके माता पिता को परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया हो। दत्तक माता पिता को उन नियमों के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में तभी शामिल किया जाएगा जब उसके माता पिता को परिवार के सदस्य में शामिल नहीं किया गया। साथ ही सरकारी कर्मचारी के साथ सामान्य रूप से रहने वाले माता पिता को इन नियमों के तहत परिवार के सदस्य के रूप में तभी शामिल किया जा सकता है जब उसके माता पिता को परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया हो। उसके साथ ही उसके माता पिता या उसके सास ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यहाँ ये जो इम्पोर्टेंट बात आ गई है कि माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को आप शामिल कर सकते हैं सामान्य रूप से रहने वाले माता पिता के लिए। और आरजीएसएस पोर्टल पर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा। आरजीएसएस के तहत पहले से दिए गए एक बार प्रयोग किए गए विकल्प को बदला जा सकता है सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार। तो यहाँ पर ये नियम जो है सास ससुर का यहाँ क्लियर होता है कि उसके माता पिता या सास ससुर में किसी एक को शामिल करने का उसको विकल्प होगा और आरजीएसएस पोर्टल पर सरकारी कर्मचारी एक घोषित किया जाएगा। और इसके तहत जो पहले से दिए गए या एक बार जो प्रयोग किया गया विकल्प उसको बदला जा सकता है लेकिन केवल एक बार ही। यदि कोई दत्तक पिता की कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नियां हैं तो केवल वरिष्ठतम पत्नी को दत्तक माना जाएगा और अन्य को सौतेली माना जाएगा। परिवार की परिभाषा में शामिल उनको नहीं किया जाएगा। माता पिता और बच्चों की आय के संबंध घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। सरकारी कर्मचारी आरजीएसएस पोर्टल पर आवेदन होगा। परिवार के सदस्य में किसी भी परिवर्तन की सूचना आरजीएसएस पोर्टल पर दी जाएगी। तो ये आरजीएसएस को लेकर भी कुछ चेंजेस और जो है नियम संशोधन को लेकर अपडेट्स। धन्यवाद।